मुझे उसकी बात सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ था और यही कारण था कि अब शाबान अरमान की प्रतीक्षा में कुछ ज्यादा ही बेसब्री से था। उसे इस बात का संतोष नहीं था कि वह अरमान के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लाया है, बल्कि उसे अपने रास्ते में आए इस मौके से इस खूबसूरती से निजात पानी थी कि किसी का दिल भी न दुखे और बात भी रह जाए। इसी सब के चलते पिछले 10-15 दिनों से उसकी जिंदगी किसी हलचल के इंतजार में थी और आज शाम को 4 बजे जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ शाम की डाक से आई एक चिट्ठी पढ़ रहा था, तब अचानक फोन आया। फोन उठाते ही अरमान की आवाज में पहचान गया, लेकिन आश्चर्य हुआ कि अरमान का फोन सऊदी अरब से नहीं बल्कि यही बम्बई से आया था। वह बम्बई आ पहुंचा था। उसने बताया कि उसे अचानक प्लेन का टिकट मिला और उसे फोन कर पाने का मौका ही नहीं मिला। वह एयरपोर्ट से ही बोल रहा था। मुझे अरमान के आने की जितनी खुशी हुई थी, उससे कहीं ज्यादा इस कल्पना में आनंद आ रहा था कि आज घर लौटकर मुझे शाबान को मायूस नहीं करना पड़ेगा। आज ही सुबह शाबान ने घर से चलते वक्त मुझसे कहा था आज अरमान अवश्य आ जाएगा, क्योंकि अब परसों ईद है और इससे पहले वह किसी भी सूरत में घर पहुंचना ही चाहेगा। और अरमान आ गया था। मैंने फोन पर अरमान से कहा मैं एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं, लेकिन मेरी जल्दबाजी से शायद अरमान को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। वह एकाएक बोला भैया आप एयरपोर्ट मत आइए, आप अपना दफ्तर पूरा कर लीजिए, मैं शाम को आपको मिलता हूँ। क्यों, अभी क्या कर रहे हो तुम? एयरपोर्ट पर इतनी देर क्या करोगे? मैंने कहा भैया मेरे साथ एक दोस्त भी हैं, इनकी रात को फ्लाइट है, इन्हें छोड़ा है, हम पास ही एक होटल में जा रहे हैं। कौन सा होटल मुझे बताओ, मैं वहीं आ जाता हूँ। आप अच्छा मेट्रो के पास आशियाना में आ जाइए, लेकिन मेट्रो तो एयरपोर्ट से काफी दूर है, वहाँ क्यों जा रहे हो? मेरे दोस्तों को वहाँ कुछ काम है, इसी से उधर जा रहे हैं। ठीक है, मैं आधा घंटे में पहुंचता हूँ, मैंने उतावली और अपनेपन के मिले जुले स्वर में कहा। नहीं भैया, अभी हमें यहाँ सहार पर थोड़ी देर लगेगी, एक काम है, हम 8 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, आप आराम से ऑफिस के बाद ही वहाँ आ जाइए। लेकिन मैं असमंजस में था। हाँ, मैं मिलने पर आपको सब बताऊंगा। आप 8 बजे पर शाबान, क्या शाबान भाई आपके साथ है अभी? उसे आश्चर्य हुआ। नहीं, वह घर पर ही इंतजार कर रहा है तुम्हारा, शाम को वह राह देखेगा। यह सुनते ही उसे जैसे इत्मीनान हुआ कि शाबान अभी यहाँ नहीं है। वह बोला भैया मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप पहले होटल में मिलिए। अच्छा ठीक है, मैं शाम को 8 बजे के आसपास पहुंचता हूँ। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है भैया, आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए। मुझे लगा कि अरमान किसी उलझन में है, तभी शायद उसने यह भी नहीं सोचा कि शाम को दफ्तर से छूटने के बाद 8 बजे तक यहाँ क्या करूँगा। घर यहाँ से इतनी दूर था कि मैं न तो घर जाकर ही होटल पहुँच सकता था और न शाबान को किसी तरह खबर कर सकता था। वह बेचारा शाम होते ही वहाँ राह देखता बैठा रहेगा और मैं 8 बजे अरमान के पास पहुँचूंगा तो घर पहुँचने में 10 बजेंगे। मुझे ताज्जुब था कि अरमान ने इतनी देर से आने के लिए कहा और यह भी आग्रह नहीं किया कि मैं शाबान को लेकर आऊं या किसी तरह उसे खबर कर दूं, बल्कि उसने तो मुझसे यह पूछकर उल्टे इत्मीनान किया कि शाबान कहीं मेरे साथ तो नहीं है। अरमान ने रात को 8 बजे मिलने के लिए कहा था, पर मैं लगभग 6:30 बजे ही दफ्तर से निकल लिया। शाबान तो घर पर बोरीवली में था, उसे खबर नहीं दी जा सकती थी। अतः जल्दी अरमान के होटल में पहुंचने की कोशिश में मैं मेट्रो की ओर चल पड़ा। मरीन ड्राइव पर पैदल ही कुछ देर टाइम पास करने के बाद मैंने एक जगह चाय पी और पैदल ही मेट्रो की ओर चल पड़ा। मेट्रो सिनेमा के सामने मस्जिद के नजदीक आया तो सहसा आशियाना होटल के बोर्ड पर निगाह पड़ी। इस समय तक केवल 7:30 बजे थे। यद्यपि अरमान ने कहा था कि वह 8 बजे तक होटल में पहुंचेगा, फिर भी मैं होटल में दाखिल हो गया। काउंटर पर जाकर पूछा तो एक आदमी ने कमरा नंबर 204 की ओर इशारा कर दिया। अरमान कमरे में ही है। यह जानकर मैं आश्वस्त हुआ और उस तरफ बढ़ गया। हल्की सी दस्तक देते ही कमरा खुल गया। कमरा अरमान ने ही खोला। सहसा वह मुझे देखते ही थोड़ा हड़बड़ाया, किंतु फिर सहज होकर मेरी ओर बढ़ा और आइए भैया कहता हुआ एक ओर को हट गया। मैं भीतर दाखिल हो गया और एक पल में ही सारा माजरा भाग गया। थोड़ा संकोच भी हुआ। अरमान के साथ कमरे में एक युवती भी थी।
और वे दोनों होटल के कमरे में एक ही बिस्तर पर लेटे आराम कर रहे थे। लड़की गर्भवती थी, जो मुझे देखते ही उठने की कोशिश में बिस्तर पर जरा अधलेटी हुई। लड़की के हिलने पर भी उसके नजदीक चादर की वह गोलाई उसी तरह से बनी हुई थी जहां से अरमान अभी अभी उठा था। लड़की के चेहरे पर झेम के चिन्ह थे। उसने गले तक चादर खींच ली। अरमान का ध्यान भी अपने कपड़ों पर गया। उसे एक छोटी सी सफेद ब्रीफ में पूरे खुले बदन एक ही बिस्तर में लड़की के साथ देखकर सोचने के लिए ज्यादा कुछ रह नहीं गया था। मैं नजरें झुकाए अपराधी सा बैठा रहा। लड़की उठी और बाथरूम में चली गई। अरमान ने भी खमूटी पर टंगा गाउन उतारकर लपेटा और फोन पर 3 कॉफी का ऑर्डर होटल के कैफेटेरिया में देकर सहजता से मेरे समीप आ बैठा। कैसे हैं भैया कहकर उसने स्वयं ही अपनी यात्रा की परेशानी और अनिश्चय की स्थिति पर बोलना शुरू कर दिया। क्यों वह पहले आने की सूचना न दे सका, क्यों वह एयरपोर्ट से यहाँ आया आदि वह अपने हिसाब से जल्दी जल्दी बताता रहा। पर मेरा ध्यान इस बात में था कि लड़की अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। शायद वह शावर बात ले रही थी। इस बीच अरमान और मुझे बातचीत का काफी अवसर मिल गया। एकांत देखकर अरमान ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और जल्दी जल्दी बोला, बहुत चुपचाप हैं। भैया चुपचाप मैं हूँ। हम तो कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम मिले भी तो इस तरह नंगे कि गले भी ठीक से नहीं मिल सके। मैंने जरा व्यंग्य से कहा, भैया आप तो मेरे भाई भी हैं और दोस्त भी, लेकिन शाबान भाई सिर्फ भाई हैं, वह मुझे नहीं समझेंगे। मेरे मन में आया कि इसे इसी वक्त यूं ही छोड़कर चला जाऊं, लेकिन यह संभव नहीं था। मैं देखता रहा कि वह किस तरह सफाई से बड़ी बड़ी बातें बोलना सीख गया है। यह वही अरमान था जिसने कभी अपने चेहरे की पहली शेव मेरे शेविंग बॉक्स से मुझसे निर्देश ले लेकर बनाई थी। कॉफी आ गई थी। अरमान ने एक प्याला मेरी ओर बढ़ाया और दूसरा उसी की प्लेट लेकर उससे ढक दिया। तीसरा अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे पीने लगा। लेकिन अरमान, तुम अभी घर नहीं चलोगे तो सोचो मैं शाबान को क्या जवाब दूंगा। वह बेचारा 2 सप्ताह से एक एक दिन तुम्हारे इंतजार में काट रहा है। भैया प्लीज आज आप कैसे भी उन्हें बहला लेना। कल सुबह मैं आ जाऊंगा। सुबह 6 बजे हैदराबाद की फ्लाइट से इसे छोड़ा है, फिर मैं घर ही चलूंगा। मगर तुम इन्हें भी पर क्यों नहीं ले चलते। यह कहते हुए मुझे अपनी बात में थोड़ा आत्मीयता भरा शिष्टाचार घोलना पड़ा, क्योंकि इसी बीच बाथरूम का दरवाजा खोलकर वह भी बाहर आ गई थी और अब गीले बालों को तौलिए में लपेटते मेरे करीब कॉफी का कप लेकर आ बैठी थी। उसने अब सहज हो जाने के बाद एक बार फिर अभिवादन किया था मुझे, और मुझे उसका चेहरा किसी ताजा नागपुरी संतरे की तरह रस भरा लगा। चेहरे पर अपरिचय या विस्मय के भावों ने अब अपनेपन का रूप अख्तियार कर लिया था और वह भी बातों ही बातों में मुझसे घुल मिल गई थी। अरमान ने उसे मेरा परिचय भी बड़े भाई और दोस्त ही कहकर दिया था। इससे लड़की उत्साहित होकर बेहद अपंत से बात कर रही थी। शायद भारत की जमीन पर अरमान के पहले परिचित या मित्र के रूप में मुझे पाकर वह अपना सारा संचित स्नेह मेरे सामने ही उड़ेल रही थी। मेरा ऐसा वैसा सोचना सब छिन्न भिन्न होकर तिरोहित हो गया था। मैं भी मुग्धसा उसकी बातों में रस लेने लगा था। वह बातों ही बातों में रास्ते के सफर की थकान और परेशानियों का जिक्र ठीक उसी तरह कर रही थी जैसे रिश्तेदारों से मिलने पर बताया जाता है। अरमान बीच बीच में 2-4 शब्द बोलकर उसकी बातों को पूरा कर रहा था। दोनों मुझे बेहद भोले और पवित्र से लगे और यही कारण था कि सिर्फ एक शाम के लिए मैं शाबान को भी धोखा देने के लिए तैयार हो गया था और अरमान के कहने पर मैंने आज उसके आ जाने की बात गुप्त ही रखने की स्वीकृति दे दी। 2 दिन बाद ही ईद होने के कारण शायद अरमान अपने भाई या परिवार वालों का मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसी से उसने इस बात को छिपाने का निर्णय किया होगा। कॉफी पीकर उन दोनों की जरूरत दिक्कत पूछकर मैं वहां से निकल लिया। तय हुआ कि सुबह 8 बजे शाबान को लेकर एयरपोर्ट पर मिलूं और तभी अरमान के आने की बात जाहिर की जाए। लगभग 8:45 बजे मैं होटल से निकला तो मन में अजीब विचार आ जा रहे थे। घर पहुंचा तो 10 बज चुके थे। नौकर खाना बनाकर व काम निपटाकर जा चुका था। शाबान दरवाजे पर कुर्सी डाले बैठा हुआ था और ट्रांजिस्टर पर गाने सुन रहा था। मेरे पहुंचते ही उसने मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश की और उसके बाद इस तरह खाना परोसने में लग गया जैसे कुछ हुआ ही न हो।
मुझे बेहद दुख हो रहा था, पर मैं उसे कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि मैं अरमान को आश्वस्त कराया था। हम दोनों ने खाना खाया और सड़क पर टहलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में इधर उधर की बातें करते रहे। अरमान की बात जानबूझकर न मैंने की न उसने ही जिक्र छेड़ा। फिर भी न जाने कैसा तनाव था कि उसका ध्यान भी उसी ओर था जिधर मेरा। उसने पूछा जरूर था कि आज इतनी देर कहाँ हुई, पर मैं भी ऐसे ही टाल गया। मैंने भरसक कोशिश की कि मुझे झूठ न बोलना पड़े और इसीलिए मैं इधर उधर की बातें ही करता रहा। ऐसे किसी जिक्र से बचता रहा कि अरमान की बात बीच में आए। काफी देर तक टहलने के बाद हम वापस आए। आज शाम को लौटने में देर हो जाने के कारण मैं तो ज्यादा घूमने के पक्ष में नहीं था, लेकिन शाबान ने शायद मेरे इंतजार में सारी शाम बोर होते हुए ही बिताई थी, इसलिए उसका जल्दी लौटने का मन नहीं था। उसके आग्रह पर ही हम चहलकदमी करते रहे। घर लौटकर थोड़ी बहुत देर वह गाने सुनता रहा। फिर हम कपड़े बदलकर बिस्तर पर आ गए। लेटते ही शाबान के मुंह से शायद वही निकला जो सुबह से जबरन उसने जब्त किया हुआ था। वह बोला, आपको क्या कारण लगता है? अरमान क्यों नहीं आ पा रहा है? मैं चुप रहा लेकिन बेचैन हो गया। वह फिर बोला, फ्लाइट्स तो वहाँ से बराबर आ रही हैं। यह भी नहीं हो सकता कि उसे 15 दिन तक टिकट ही न मिले, बल्कि बीच में तो कई एक्स्ट्रा फ्लाइट्स वहाँ से आई हैं। अखबारों में आया था कि वापस भारत लौटने के इच्छुक लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए दूतावास ने लड़ाई छिड़े से पहले ही लोगों को भारत पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बंदोबस्त किए हैं। मैं फिर भी चुप रहा। अनमने से होकर शाबान ने एक पत्रिका में से उठा ली और उसके पन्ने पलटने लगा। मैं भी खामोशी से लेटा रहा। थोड़ी देर बाद ही शाबान फिर बोला, वैसे लड़ाई की हलचलें अब तक जेद्दाह में तो नहीं पहुंची है। वहाँ से थोड़ी दूर बॉर्डर का एक इलाका है, वहाँ जरूर हड़बड़ी मची है। बाकी उस इलाके में तो अभी पूरी तरह पीस है जहाँ अरमान रहता है। अरमान ने लिखा था, आपको भी लिखा होगा। मैं चुप रहा। शाबान ही बोला, वहाँ वैसे एयरपोर्ट पर अरमान का एक मित्र है, इंडियन ही है, उसके कारण उसे टिकट मिलने में बहुत सहूलियत रहती है। घर से फोन करने पर ही वह फ्लाइट का टिकट बुक कर देता है। हो सकता है इस समय इमरजेंसी हो या वह भी इंडिया आया हुआ हो। टिकट मिलने में तो कोई परेशानी नहीं होती, पर हो सकता है आजकल वार के कारण कोई दिक्कत हो। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं बेहद असहज हो गया था। यह सब बातें ऐसी तो नहीं थी कि जिन्हें चुपचाप सुना जा सके। कहीं शाबान यह तो नहीं सोचने लगा हो कि खून का रिश्ता न होने के कारण मेरे मन में उसके भाई को लेकर कोई एहसास नहीं है, जबकि मेरे मन में क्या था यह मैं ही जानता था। जब्ती की यह हद थी। फिर भी मैं लेटा रह गया। बात बदलने और कुछ कहने की गरज से मैंने कहना चाहा, मुझे लगता है कि यदि ईद की वजह से वहाँ पैसेंजर्स वेटिंग में ज्यादा भी है, तो कल तक कोई न कोई व्यवस्था अवश्य की जाएगी और कल अरमान आ जाएगा। लेकिन यह बात मैं केवल सोच पाया, बोला नहीं। मेरी स्थिति अजीब सी थी। मैं किसी भी स्तर पर अरमान के हक में शाबान के सामने झूठा भी नहीं पड़ा चाहता था। मैंने कहा, तुम क्या आज दिन में बहुत सो लिए हो? नहीं तो मैं तो दोपहर में मारवे पर घूमने चला गया था। तो फिर नींद नहीं आ रही तुम्हें? चलो अब सोते हैं। शाबान बोला, हाँ आपको तो नींद आ रही होगी, मैं बत्ती बुझाता हूँ। उसने आप पर ऐसा जोर देकर कहा कि मैं भीतर से परेशान हो गया। जाहिर था कि नींद न उसे आ रही थी और न मुझे। फिर भी मैं अपनी उलझन से बचने के लिए अंधेरा चाहता था और चाहता था पटाक्षेप शाबान की उलझन का। शाबान ने बत्ती बुझा दी और मेरे पास ही आ लेटा। अंधेरे में भी कनखियों से मैं महसूस कर रहा था कि उसकी दो कोड़ियों जैसी बड़ी आँखों में जड़े काले मोती अपलक छत को निहार रहे हैं। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने धीरे से शाबान का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, शाबान तुम परेशान मत हो, सो जाओ, अरमान आ गया है। शाबान को जैसे करंट सा लगा, वह झटके से उठ बैठा। उसने दोनों कंधों से पकड़कर मुझे झंझोड़ डाला। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने लाइट जला दी। अविश्वास से मेरी ओर देखता हुआ मेरे सामने आ बैठा। आ गया है? यह कैसे हो सकता है? वह कहीं जाएगा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हो ही नहीं सकता। आप ऐसे ही मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। मेरा यकीन करो, वह आ गया है। तुम आराम से सो, सुबह वह हम लोगों से मिलेगा। मैं नहीं मानता। वह बच्चों जैसी जिद कर बैठा। इसीलिए तो तुम्हें बता नहीं रहा था कि तुम यकीन नहीं करोगे, पर अब तुम्हारी हालत देखकर बता रहा हूँ।
तो तुम मान नहीं रहे। हो ही नहीं सकता। मैं उसे पिछले 20 सालों से जानता हूँ। जन्म से उसे देख रहा हूँ। इंडिया पहुंचकर वह मुझसे मिले बिना एक मिनट नहीं रह सकता। 20 सालों तक जो न हुआ हो, जरूरी तो नहीं कि वह कभी नहीं होगा। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ होता। हम पहली बार बहुत से काम करते हैं। मैंने कहा। शाबान ने मुझे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ डाला। बोला नहीं, यह मुमकिन ही नहीं। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। और आप तो उसे मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं। यदि आपसे वह मिलता तो आप उसे लिए बिना घर कैसे आते? शाबान, इन बातों का इस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम सो जाओ। वह अभी कहाँ है? एयरपोर्ट पर। होटल में? कौन से होटल में? चलिए हम अभी वहाँ चलेंगे। मुझे मालूम नहीं कौन से होटल में है। यह कैसे हो सकता है? उसने मुझे फोन पर बताया था वह होटल में है। यह नहीं हो सकता। खाइए मेरी कसम, तुम्हारी कसम। शाबान फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन बस अब उसका मुंह ही बंद था। बाकी जर्रे जर्रे से वह बोल रहा था। भाई के लिए भाई के इन जज्बातों को ज्यादा देर नहीं देख पाया मैं, क्योंकि शाबान ने एकाएक कमरे की बत्ती बुझा दी और झट से चादर में मुंह ढककर लेट गया। मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। शाबान ने न जाने कैसा दम साधा था। कोई आहट तक नहीं आ रही थी। न जाने कब मेरी भी आंख लग गई। और इसी के साथ इस कहानी की है यह एंडिंग होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।